हिंदी विषय का जो व्याकरण वाला पार्ट है उस पर आते हैं। और इसके पहले ये जो हिंदी का पेपर आपको चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या पीएससी के लिए हो या कोई भी अदर्स एग्जाम्स के लिए हो, वो डिमांड करता है कि इस प्रश्न पत्र में जो हिंदी में जो प्रश्न पत्र है उसका स्तर जो है वो स्नातक स्तर का मानकर वो चलते हैं। ठीक है ना। तो आप भी अपने दिमाग में रखिएगा कि ये माध्यमिक स्कूल तक या हाई स्कूल तक का स्तर नहीं रहता, बल्कि स्तर थोड़ा सा ऊंचा, विशेषकर सिविल सर्विस में स्नातक स्तर से संबंधित मानकर वो चलते हैं कि इस प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे हिंदी से रिलेटेड। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य आपके हिंदी को पढ़ने, लिखने, समझने और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का परीक्षण करना है। ठीक है। इसका मतलब है कि हिंदी को आप स्पष्ट रूप से पढ़ लिख और समझ सकते हैं और अपने विचारों को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की का परीक्षण किया जाएगा। प्रयास किया जाता है कि जब आप हिंदी को लिखें तो उसमें शुद्धता भी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो बात हमारे को पता चल गई कि स्तर आपका स्नातक स्तर का है। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक और बात कर लें कि हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम हमने पढ़ा था। ठीक है। और इसके ऐतिहासिक विकास क्रम की एक लंबी कहानी ऐतिहासिक काल से, प्राचीन काल से लेकर के अब तक हमने देखी है। और उस लंबी कहानी में जब हमने शुरुआत किया था तो हिंदी की उत्पत्ति की जो मूल जननी है वो संस्कृत से हम आगे बढ़े थे तो पाली के बाद प्राकृत के बाद फिर हमने देखा था कि प्राकृत के बाद जो है वो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश से थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो उसको थोड़ा विकसित रूप को अवहट्ट कहा गया था। ठीक है। इसके बाद आ गई खड़ी बोली और खड़ी बोली के बाद फिर हिंदी भाषा तक हम पहुंच गए। यानी हिंदी का जो वर्तमान रूप है वो हमको खड़ी बोली के बाद दिखता है जब खड़ी बोली विकसित रूप में आती है। इस विकास गाथा में जब अपभ्रंश अवहट्ट के रूप में कन्वर्ट हो रही थी उसी दौरान भारत में एक और भाषा जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग भारत में शासन कर रहे थे तो फारसी, अरबी, और इन फारसी और अरबी से मिल करके एक और भाषा निकल कर बाहर आ रही थी, वो थी उर्दू। तो उर्दू भी समकक्ष हिंदी के साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ रही थी। ठीक है। लेकिन जब खड़ी बोली अपने विकसित रूप में आई स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी भारत में आए थे, जैसे पुर्तगाली हो या फ्रांसीसी हो या अंग्रेज हो। तो अंग्रेजी, इनके भी शब्द जो है वो हिंदी में समाहित होते जाएंगे। फारसी के शब्द भी हिंदी में आएंगे, अरबी के शब्द भी हिंदी में आएंगे। उर्दू के साथ पैरेलल ये विकास कर रही थी। तो इस प्रकार से हिंदी जो है अपने शब्द भंडार को इन सभी भाषाओं के शब्दों को लेकर के अपने शब्दकोश का विस्तार कर रही थी और विकसित और समृद्ध हो रही थी। ठीक है। तो हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्द भी आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं अगली बात पर कि ये जो हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा पर, तो हिंदी भाषा तक पहुंचने के लिए हमने शुरू किया था संस्कृत से। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भाषा शब्द लिखा है, ये भाषा वास्तविक रूप में है क्या, यहाँ से हम अब अपने व्याकरण की शुरुआत करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो भाषा जो है
ध्वनियों का संग्रह है, ध्वनियों का संग्रह है। आप जब अपना अब लिखना आप भी शुरू कर सकते हैं, साथों साथ दोनों काम आप करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझने का काम भी होगा और लिखने का काम भी होगा। हमने कहा कि भाषा जो है वो ध्वनियों का संग्रह है, ठीक है। ध्वनि निकलेगी कहाँ से? ध्वनि निकलेगी आपकी वाणी से, ठीक। इस वाणी से ध्वनि निकलेगी और ये जो ध्वनि है वो सोचते हैं कि कैसे निकली होगी, ठीक है। ध्वनि कैसे निकली, कैसे निकली होगी? जब आदिम मानव जंगलों में रहता रहा, मानव की उत्पत्ति का शुरुआती दौर सोचते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कहते ऐसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो बोलता है ओ ओ ओ ओ, मतलब उसने पहली ध्वनि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या निकालता है? पहली ध्वनि निकालता है अ, ठीक। तो स्वाभाविक है कि आदिम मानव, जब मानव की उत्पत्ति हुई कपी से लेकर के होमो सेपियंस सेपियंस तक की जो लंबी कहानी हमने भी देखी थी वहाँ पर मानव के विकास की, तो उसमें उसने पहली बार जो कोई ध्वनि निकाली अपनी वाणी से, वो पहली ध्वनि निकली अ, ठीक। पहली ध्वनि कौन सी निकली है? अ निकली। अब सोचते हैं थोड़ा सा और आगे कि आदिम मानव चूंकि खाना बदोशी था और जब खाना बदोशी व्यक्ति है तो शिकार के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा, जंगलों में रहता था, ठीक है। तो कई प्रकार की प्रकृति के साथ उसका संघर्ष चलता रहा। जंगलों में रह रहा है, बहुत सारे कांटे बिछे हैं, कहीं झाड़ियाँ हैं, उनके बीच उसको चलना है। तो जैसे ही वो कभी शिकार के पीछे दौड़ रहा है तो कांटों से टक्कर हो गई। तो जैसे ही वो कांटे से उसके शरीर का कोई हिस्सा टकराया तो उसकी आवाज निकली आ ई ओ, ऐसी उसने आवाज निकाला। क्या निकाला? जब वो कष्ट में आया, कहीं कष्ट में फंस गया तो उसकी आवाज निकली आ ई ऊ, ठीक। ये आवाज, ये ध्वनि उसके अंदर से निकली। ऐसा ही आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है? आ ए ओ, मतलब वो क्या निकाल रहा है? ध्वनि निकालता है, ठीक है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरुआती दौर जब फिल्म का होता है और हीरो हीरोइन दो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कभी थोड़ी बातचीत होती है और किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो हीरोइन चलते चलते अपनी सैंडल से हीरो के पैर पर टक्कर मार देती है, ठीक है। तो बोलता आ, ऐसे करता है। इसका मतलब क्या कि उसने जो ध्वनि निकाला वो इस प्रकार की ध्वनि निकालता है, ठीक है। और फिर कभी कभी बड़े रिलैक्स मोड में ओ, मतलब ओ, और कभी कभी रिलैक्स मोड में निकालता आ, ठीक। कुल मिलाकर पहली बार में जब व्यक्ति इंटरेक्शन, जब ध्वनि निकालता है तो पहली ध्वनि निकलती है, बिल्कुल पहली ध्वनि निकली अ, कष्ट के दौर में निकली आहा आ ई ऊ, रिलैक्स मोड में निकली ये ध्वनियाँ, ठीक। और इन ध्वनियों का संग्रह ही किस रूप में कन्वर्ट होगा? भाषा के रूप में, ठीक। अभी तो हमने कुछ ध्वनियाँ निकाली, ठीक। इसी प्रकार से इन ध्वनियों को अब आगे चल कर के हमने संग्रहित करना शुरू किया। तो इन ध्वनियों का जो संग्रह है, अभी 2 4 5 हमने ध्वनियाँ निकाली और उन ध्वनियों का संग्रह किया। ध्वनि तो निकली, लेकिन ध्वनि जो अभी निकल रही थी, ये जो ध्वनियाँ हम अभी निकाल रहे थे, ये ध्वनि का उच्चारण हो रहा था। ध्वनि का क्या कर रहे थे हम? उच्चारण कर रहे थे अपनी वाणी से। ध्वनि का उच्चारण जो है, ध्वनि का उच्चारित रूप,
या ध्वनि का उच्चारण, उच्चारित रूप, ध्वनि का उच्चारित रूप हमने देखा। अब इन ध्वनि के उच्चारित रूप को जब लिखा गया, लिखित रूप दिया गया, लिखित रूप, तो ये जो हमने अभी आपको ध्वनियाँ निकाल करके लिखित रूप में दिया, ये लिखित रूप जो है उसको वर्ण कहा गया। क्या कहा गया? वर्ण। पहले हमने भाषा के लिए ध्वनियों का संग्रह देखा, ध्वनि निकली कैसी होगी उसकी कल्पना करके हमने भी कुछ ध्वनियाँ सृजित की, निकाल कर देखा, ठीक है। और वाणी से ध्वनि का उद्गम हुआ और ध्वनि का जो उच्चारण हुआ, जो उच्चारित रूप है, उसको जब हमने लिखित रूप दिया तो लिखित रूप को हमने वर्ण बोला, और जितने ये ऊपर में हमने लिखित रूप दिए हैं ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। तो अभी जितने लिखे हुए हैं 2 4 5 ये सब क्या है? वर्ण है, ठीक। क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हमने अब इसका लिखित रूप दे दिया, ठीक। अब इसको लिखित रूप देने के लिए बहुत जल्दी तो शुरुआत नहीं हुई होगी लिखित रूप देने की, सही है। मैं तो अभी आदिम मानव की बात कर रहा था, फिर आदिम मानव के बाद बहुत प्राचीन सभ्यताएं विश्व में रही है, जैसे सिंधु घाटी की रही हो, मेसोपोटामिया की रही हो, या मिस्र की सभ्यता, या ईरान की, बहुत सारी सभ्यताएं। इन सभी सभ्यताओं में भी अभी जो कन्वर्सेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी उच्चारण के माध्यम से उच्चारित रूप में ही ध्वनि आगे बढ़ रही थी, यानी ये मौखिक रूप में ही बढ़ रही थी, मौखिक रूप में आगे बढ़ रही थी, ठीक है। इस मौखिक रूप से लिखित रूप तक आने के लिए, लिखित रूप तक आने के लिए आवश्यकता थी स्थायी प्रतीक चिन्हों की, स्थायी प्रतीकों की, विशिष्ट चिन्हों की, विशिष्ट चिन्हों की, ठीक है। जब तक ये विशिष्ट चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, स्थायी प्रतीक जब तक नहीं होंगे तब तक आप लिखित रूप नहीं दे सकते, ठीक। तो ये जो विशिष्ट चिन्ह है इसकी शुरुआत आदिम मानव में अगर हम देखें तो हम भीमबेटका की गुफा में देखते हैं कि भीमबेटका की गुफा में आदिम मानव ने अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ चित्र बनाए। उन्होंने चित्रों के माध्यम से काम शुरू किया। उसके बाद थोड़ी अगर आगे की कहानी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा कि उन्होंने कई ऐसे चित्र बनाए, कुछ ऐसे चित्र बनाए, ठीक है, कुछ आड़े तिरछे चित्र बनाए ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं चित्रों के माध्यम से चिन्ह बनाया उन्होंने, चिन्ह बनाया। इन चिन्हों को हमने लिपि कहा, ठीक। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कहना चाह रहे थे ये आज तक नहीं पढ़ा जा सका, आज तक नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। तो लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए थे। उन चिन्हों की शुरुआत यद्यपि पहले नंबर पर हो गई थी भीमबेटका की गुफा से, भीमबेटका की गुफा से, ठीक है। फिर इसकी शुरुआत के बाद थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ तो उन्होंने कुछ चित्र वित्र बनाए और कुछ पशु पक्षी के चित्र बना दिए। थोड़ी आगे की कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआत होती है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे चित्र बनाए, आज तक ये नहीं पढ़ा जा सका, किसी ने नहीं पढ़ा। ये जो भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसको, चित्रों के माध्यम से भाव को प्रदर्शित करना, इसीलिए भाव चित्रात्मक लिपि इसको कहा गया। थोड़ी आगे बढ़े, फिर पूरे भारत में लिपि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद जब मौर्य काल आता है तब जाकर के लिखित रूप में हमको जब सबसे पुरानी लिपि जो हमारे यहाँ की है वो ब्राह्मी लिपि मिलती है। और ये जो ब्राह्मी लिपि जिसका प्रमाण अशोक के शिलालेखों में मिलेगा, अशोक के शिलालेखों में मिलेगा।
और अशोक के शिलालेख में जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई उसका कूटवाचन करने का मतलब है इसको पहली बार पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। तो अब जो अब तक पढ़ी जाने वाली पहली लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, और इसी लिपि ने फिर आगे चलकर के भारत के भीतर कई सारी लिपियों को जन्म दे दिया। ठीक है, ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख में देखने मिलेगी। ठीक है ना, अशोक के शिलालेखों में देखने मिलेगी। पहली बार इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जो अशोक के शिलालेख में था। ठीक, अब इसी ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर के जैसे जैसे कालक्रम बढ़ते गए, गुप्त काल आया, गुप्त काल में गुप्त लिपि आई। ठीक, और इस गुप्त काल चूंकि ब्राह्मण धर्म का उत्थान का काल था तो संस्कृत लिखने के लिए गुप्त लिपि का उपयोग हुआ। फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों का उपयोग हुआ, जैसे कश्मीर में शारदा लिपि का, पंजाब में गुरुमुखी लिपि का, महाराष्ट्र में मोदी लिपि का। ठीक है, दक्षिण भारत में कन्नड़ को लिखने के लिए कदम्ब लिपि का, मतलब बहुत सारी लिपियां आ गई। उत्तर भारत में संस्कृत के बाद आगे हिंदी और उत्तर भारत की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का विकास हुआ। सारी लिपियों की मुख्यतः जननी ये ब्राह्मी लिपि थी। जैसे बहुत सारी भाषाओं का विकास की जननी संस्कृत थी, वैसे ये ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, लिपि पर इतनी ही बात करें, कभी और चर्चा करने का अगर कल्चर वाला पार्ट होता तो मैं काफ़ी लंबी बातचीत इस पर करता। हमारा तो मूल मोटो ये है कि हम अपने जो ध्वनि का उच्चारण हम कर रहे थे वाणी के माध्यम से, वो पहले मौखिक रूप में लंबे समय तक चलता रहा। लिखित रूप में यद्यपि शुरुआत की गई, लेकिन लिखित रूप मुख्यतः आया अशोक के शिलालेख से ब्राह्मी लिपि में। तब तक, इसके पहले तक वेद उपनिषद जितने भी लिखे गए वो मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। ठीक है, जैसे उपनिषद का चिंतन हम कहते हैं तो उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना था। ठीक है, और उसको मौखिक रूप में ही क्या कर रहे थे, हम आगे बढ़ा रहे थे। चलिए, तो यहाँ से अभी हम कुछ बातों को चिन्हित कर पाए कि भाषा के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ध्वनि की, और ध्वनि का उच्चारण वाणी के माध्यम से होता है। जब ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो उस लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। कहीं कहीं जगह पर उसको अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, थोड़ी आगे बात करते हैं इस पर। चलिए, तो सबसे पहला नंबर था हमारा भाषा। ठीक, यहीं से शुरू कर रहे थे। तो भाषा के अगर हम तत्वों की बात करें तो 3 मुख्य तत्व भाषा के होते हैं। जो अभी तक हम पहला तत्व निकाल पाए वो था ध्वनि। अभी तक आपने भाषा के लिए किसको बाहर निकाला? ध्वनि को निकाला। ध्वनि को जब हमने लिखित रूप दिया तो उसको बोला वर्ण। वर्ण का जब समूह संग्रह किया तो वर्णमाला होगा, आगे बात करेंगे। वर्णों को आपस में मिला देंगे तो कहलाएगा शब्द। तो भाषा के लिए जो दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वर्णों के मिलने से बना शब्द। और भाषा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है अर्थ। ठीक, और अर्थ के लिए आपको जानकारी होना चाहिए व्याकरण की। आज हम व्याकरण पर ही बातचीत करेंगे। ठीक है, तो भाषा के लिए 3 मूल तत्वों की आवश्यकता, पहला ध्वनि, दूसरा शब्द और तीसरा अर्थ। अर्थ के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ेगी, और जब हम व्याकरण पर जाएंगे तो कुछ सार्थक बातचीत होगी, सार्थक अर्थ निकाले जाएंगे। ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। इतना जो हमने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा, इससे पहली बात तो ये हो सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अभी हमने देखा था कि पहली बार
भाषा के लिए जो यूज हुआ, वाणी से निकला क्या, ध्वनि। तो कई लोग इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी लिख सकते हो, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई जब ध्वनि को लिखित रूप दिया, वो मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। लेकिन यही प्रश्न बदल दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई हो जाएगी शब्द। क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। ठीक है। अब अगर भाषा की प्रश्न पूछा जाए, भाषा की सार्थक इकाई, यहां पर शब्द आ गया सार्थक इकाई, ठीक, बदल दिया गया। तो अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछा जाए तो कहलाए, वो उसकी सार्थक इकाई को कहते हैं वाक्य। ठीक, सार्थक इसलिए बोला गया क्योंकि इससे कोई ना कोई अर्थ ध्वनित होता है। अर्थ ध्वनित होने के साथ साथ इस बात का भी पता चलता है कि वह वाक्य किस संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है, किस संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए भाषा की सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। थोड़ी सी बातचीत इस वाक्य पर भी कर लें ताकि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, फिर हम तो आगे बढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो वाक्य पर कर लें थोड़ी बातचीत, ये हमारी भाषा की सार्थक इकाई है। यद्यपि वाक्य को हम बहुत लंबे चौड़े स्तर पर पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें इस पर बातचीत होगी, लेकिन आज शुरुआती दौर में आपको वाक्य के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे श्याम प्रतिदिन योगा करता है। ठीक है, श्याम प्रतिदिन योगा करता है, ये एक सार्थक वाक्य है। लेकिन अगर हम इससे योगा शब्द को हटा दें तो हो जाएगा श्याम प्रतिदिन करता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या करता है। तो वो सार्थक यानी कोई अर्थ ध्वनित नहीं हो रहा है, करता है बस। ठीक है, क्या करता है, काम करता है, रोता है, सोता है, क्या पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो सार्थक शब्द में श्याम प्रतिदिन क्या करता है, योगा करता है। ठीक है, ये कैसा वाक्य है, सार्थक वाक्य है। अब इस वाक्य को जब हमने ये देखा कि वाक्य यानी अंग्रेजी में इसको सेंटेंस बोलेंगे, इसी वाक्य का अगर हम इसको खंड खंड करें तो इससे छोटा वाला जो हिस्सा है, इसका जो छोटा भाग होगा वो क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी में हम क्लाज बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे और आएंगे तो इससे और छोटा भाग करेंगे तो वो कहलाएगा पदबंध। ठीक है, इससे और छोटा भाग करेंगे तो कहलाएगा पद। पद से नीचे आएंगे तो और छोटा भाग आ जाएगा शब्द। शब्द के अंदर नीचे अंदर जाएंगे तो आएगा अक्षर, और अक्षर के बाद आ जाएगा वर्ण। हमने ये एक बड़ा वाक्य, इससे भी और बड़ा वाक्य लिखा जा सकता था जिसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े हों। ठीक है ना, कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं और वहां पर पढ़ाई करता हूं, तो दो वाक्य जुड़े हैं। ठीक है ना, तो उसमें दो वाक्य में एक वाक्य मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लाज कहलाएगी और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होगी, तो वो उपवाक्य था। उसके फिर हम खंडों को काटें तो पद का बंध कहलाएगा। मतलब अगर हम प्रतिदिन योग करता है, योग के साथ में क्या शब्द जुड़ा है, प्रतिदिन जुड़ा है। ठीक है ना, तो पदबंध कहलाएगा। पदबंध को फिर अलग अलग करेंगे तो पद आएगा, पद के बाद शब्द आएगा। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हम आगे करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी बात ये करना है कि हमको पहुंचना है यहां पर शब्द। यहां से हमने एक शब्द लिया, वो है श्याम। ठीक है, श्याम शब्द हमने लिया। ठीक है, श्याम शब्द लिया। अब ये जो श्याम शब्द है, इस श्याम में को अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो ये बनेगा आधा स प्लस य प्लस आ प्लस म प्लस अ। ठीक है ना, इससे मिलकर के ये श्याम शब्द बना।
अब इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, स प्लस या प्लस म, ठीक है। ये अगर हम इस रूप में तोड़ते हैं स प्लस या प्लस म, तो यहां पर हमने 3 अक्षर लिखे, यानी एक शब्द में अक्षर कितने हैं? 3 है, स है, या है और म है। लेकिन इसमें इसी श्याम का और आगे हमने वर्गीकरण किया तो हमने यहाँ पर 5 क्या लिखे हैं? वर्ण लिखे हैं, ठीक है। तो अक्षर और वर्ण का थोड़ा सा जो अंतर है वही बताने के लिए पूरी कहानी आपको बताई गई, ठीक है। तो शब्द अक्षर वर्ण पर आ गए। अब हम उल्टा चलना शुरू करें, अपनी जो शुरुआत है वहां पर आते हैं वापिस। हमारा मूल मुद्दा था कि भाषा पर आए और वो ध्वनियों का क्या है? संग्रह है। तो यहां से अब एक भाषा की परिभाषा चूंकि आपको 3 नंबर में पूछी जा सकती है, तो हम ये कहें कि मनुष्य अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है ना। उसे भाषा कहते हैं। भाषा जो है भावों का संचार करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। वहाँ ध्वनि संकेत होते हैं और जो भी भाषा आप यूज़ करते हैं उस भाषा का उद्देश्य प्रयोजनपूर्ण जगत की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करना है। ये भाषा का उद्देश्य है। दूसरा भाषा का उद्देश्य एक और कह सकते हैं। यहाँ प्रयोजनपूर्ण जगत का मतलब है ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये प्रपंच वाला संसार है और इस प्रपंच वाले संसार में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। भाषा का उपयोग एक और, भाषा का जो उद्देश्य है वो दूसरा एक और लिख लें, और दूसरा उद्देश्य है कि एक ही प्रकार के समूह को आपस में समझने में मदद करना। एक ही प्रकार का जो समूह होता है वो उस समूह का सदस्य जब भी कोई बातचीत करता है तो वो एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रीवा का होगा तो बघेली बोलेगा और बघेली बोलने वाले लोग आपस में एक दूसरे के, क्योंकि एक समूह है उनका, तो वो आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने भाषा की परिभाषा और नोट्स के माध्यम से आपको और अच्छे से लिख करके भाषा की परिभाषा दे दी जाएगी। अभी हमने इस भाषा से ही सब कुछ निकाला। हमारा उद्देश्य एक और है कि हिंदी के बारे में जहाँ तक मेरा विचार है कि हिंदी सबसे सरल है, ठीक है ना। अगर हिंदी सरल है तो स्वाभाविक है कि हिंदी को सरल है ऐसा विचार बनाकर पढ़ना पड़ेगा। बचपन से आप हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं, अगर बचपन से आप हिंदी पढ़ रहे हैं तब तो स्वाभाविक है कि यहाँ जितनी बातें बताई जा रही वो सब आपने पढ़ा है। गलती आपने कहाँ की है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गलती आपने ये की है कि जिन चीज़ों को आपने पढ़ा उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया। पहला ये गलती हुई, गंभीरता से चिंतन नहीं किया। दूसरा कि उन शब्दों को, उन वर्णों को, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है ये आपने कभी ध्यान रखने की कोशिश नहीं की। दो महत्वपूर्ण बातें कर दी हमने। या तो आपने गंभीरता से नहीं पढ़ा, पहला, पढ़ा आपने सब कुछ है, यहाँ जितना चीज़ हम बताएंगे वो सब आपने पढ़ा है,
लेकिन गंभीरता से नहीं पढ़ा। ठीक, इसके कारण कई सारी मात्रात्मक त्रुटियां और कई सारी त्रुटियां आपको जो भावों के संदर्भ में देखने मिलेगी, या जिस संदर्भ में वो कथन कहे गए वो आप नहीं समझ पा रहे। दूसरी गलती आपकी क्या हुई है कि उन शब्दों को क्या कहते हैं ये आपने पता करने का प्रयास नहीं किया कि ये शब्द आया तो इसको क्या कहते हैं। आपने उसको पढ़ लिया, उसका आपने ढेरों उपयोग किया, हजारों बार उपयोग किया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये शब्द को कहते क्या हैं, क्योंकि आपने उस दृष्टि से पढ़ा ही नहीं। आज हमारा उद्देश्य यही होगा कि उसको क्या कहते हैं, किस नाम से अभिहित करते हैं, ठीक है, उसको ही पढ़ना है। आता आपको सब है, बस आप जब हम हिंदी पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि नई नई चीज़ें देखने मिल रही है। वो नई कुछ नहीं थी, वो है पुरानी ही, लेकिन आपने उसका नामकरण, उसका नाम याद नहीं रखा है। बस वही आपको यहाँ करना है, बाकी आपको सब आता है। ठीक है, बचपन से आप शुरू तो आपने यहीं से करा था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हिंदी के बारे में एक और कटु सत्य मैं आपको बता दूं, विशेषकर यूपीएससी में एक पेपर होता है कि वैकल्पिक पेपर, वैकल्पिक नहीं, मतलब हिंदी का एक पेपर होगा और अंग्रेजी का एक पेपर होगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क लाना होता है। अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क नहीं ला पाते, इसके कारण उनकी पूरी कॉपियां ही चेक नहीं होती है। तो आप सोचिए कि वो कितना कठिन दौर होता है कि आपकी कॉपी ही चेक नहीं हो रही है केवल हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क नहीं लाने के कारण। और ऐसे हजारों लड़के फेल होते रहे अब तक हिंदी में इंग्लिश मीडियम के। दूसरा, हिंदी वालों की समस्या ये है कि वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क नहीं ला पाते यूपीएससी में। ये तो यूपीएससी की बात हो गई। थोड़ा नीचे आते हैं, अगर कोई स्टेट पीसीएस में हिंदी का पेपर है तो हिंदी का पेपर आपको तो सबसे अच्छे नंबर देना चाहिए, लेकिन हिंदी के पेपर के कारण ही आप बाहर हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि अगर आप उत्तर भारत में रहने वाले हिंदी भाषी लोग हैं तो आपकी हिंदी में नंबर अच्छे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पहली गलती की है कि गंभीरता से नहीं पढ़ा। दूसरी गलती ये की है कि उन शब्दों को, उन वर्णों को, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है और उनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। उसको हिंदी तो है ऐसा समझकर आपने चल लिया, या हिंदी को इतना ज़्यादा हाइप कर लिया कि वो हिंदी आपके ऊपर दबाव बना दिया। ठीक, ये 2 एग्जाम के लिए हमने बताया। तीसरा, कई सारी वनडे एग्जाम्स होती है जिसमें हिंदी का बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, वहाँ भी हम ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प सामने होने के बावजूद भी हम गलतियां कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है, इसके कारण हो रहा है। और जिन लोगों की हिंदी अच्छी रही है उन लोगों को नंबर अच्छे मिलते रहे हैं, और हिंदी ही एक ऐसा विषय है जो आपको और अच्छे नंबर देगा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी हिंदी जो है वो बिल्कुल सरल है, वो हमको आपको सरल तरीके से बताएं और अच्छे नंबर भी आप ला पाएं। ठीक है, इस पर हम ध्यान देंगे, और आप भी थोड़ा प्रयास करिए कि इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। ठीक है, आता आपको सब कुछ है, तो हम भी जानते हैं कि आपको सब आता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक कदम बढ़ते हैं।